हमारे पास क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिए हुए हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसको मैं जनाब देखना चाहता हूँ कि उसमें मीन कितना है और उसके अंदर रेंज कितनी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ डाटा के बार में, रिबन में, तो यहाँ पर मेरे पास एनालिसिस की ऑप्शन फ़िलहाल नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए अब एक्सेल के अंदर बेसिकली कह लें कि जिस तरह आपके ब्राउज़र के अंदर प्लगइन्स की या एक्सटेंशंस की ऑप्शन होती है, उसी तरह एक्सेल के अंदर होते हैं ऐड इन्स। ठीक है, तो उसके लिए ऐड इन शामिल करना पड़ेगा एक्सेल में। अब उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं कहीं पे भी रिबन के ऊपर राइट क्लिक करता हूं और कस्टमाइज द रिबन के ऑप्शन में जाता हूं। ठीक है, तो कस्टमाइज की रिबन में यहां पर साथ लेफ्ट साइड पे ऐड इन्स की ऑप्शन आ रही है, तो मैं ऐड इन्स के ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहां पर लिखा हुआ है मैनेज एक्सेल ऐड इन्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर गो पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर ऑप्शन आ रही है एनालिसिस टूल पैक की। ठीक है, इसको मैं टिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। ठीक है, अब ये यहां पर आप देखें तो डाटा एनालिसिस की ऑप्शन मेरे पास आ गई है। इसी तरह आप बहुत सारे डिफरेंट एड-इन्स ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर office.com से मुख्तलिफ कामों के एड-इन्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एक्सेल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और वो एड-इन्स आपके बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर कैलेंडर की फंक्शनैलिटी चाहिए या और कुछ चाहिए, तो वो आप एड-इन्स के जरिए एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डाटा एनालिसिस का रिबन के अंदर ऑप्शन आ गई। कैसे आई, मैंने राइट क्लिक किया, कस्टमाइज द रिबन के ऊपर गया था, यहाँ पर एडिंस थे, एडिंस में मैनेज एक्सेल एडिंग्स आ रहा था, गो किया, यहाँ पर लिस्ट में से मैंने डाटा एनालिसिस टूल पैक इनेबल कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है जी, तो डाटा एनालिसिस आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुख्तलिफ एनालिसिस की ऑप्शन आ रही है मेरे पास कि मैं क्या क्या काम एक्सेल में कर सकता हूँ डाटा के साथ। अब ये उस तरह नहीं है कि जिस तरह हमने किया था, मिसाल के तौर पे चार्ट्स बनाए थे तो यूजुअली वो डाटा को देख के खुद सजेस्ट कर देता था कि किस किस्म के चार्ट्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे आपको खुद ध्यान से देख के करना पड़ेगा कि इस डाटा पे कौन सा एनालिसिस होना चाहिए। आप यूजुअली यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, वो कुछ ना कुछ नंबर्स आपको दिखा देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एनालिसिस दुरुस्त हो। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज दुरुस्त हैं, कौन सी वैल्यूज दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कौन सा एनालिसिस किस डाटा पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो आपको पैसे मिलते हैं वो इसी काम के मिलते हैं, और अगर आप ये काम सीख लें तो इवन लोकल मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने थीसिस करने होते हैं अपने एमफिल के, उनको नहीं पता होता डाटा एनालिसिस कैसे करना है, तो यूजुअली एक थीसिस का डाटा एनालिसिस करने के 20-25 हज़ार रुपये बड़ी आराम से मिल जाते हैं। और वो कितनी देर का काम होता है, यूजुअली एक या 2 दिन का काम नहीं होता, इससे ज़्यादा मतलब एक दिन में आपने बैठ के डॉक्टर से समझ लिया कि वो डाटा क्या है, अगले दिन बैठ के आप उसका एनालिसिस कर दें, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें, तो इतना सा काम होता है, और लेकिन अच्छे पैसे उसके भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से किस तरह के डाटा पे कौन कौन से एनालिसिस किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही कॉलम के अंदर डाटा है, स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिए हुए हैं, तो मैं क्लिक करूंगा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के ऊपर और ओके कर दूंगा। ठीक है, और अब वो मुझे कहता है कि जी इनपुट रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं उसी तरह से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं ये सारा अपना डाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, डाटा के साथ साथ मैंने उसका कॉलम का हेडर भी सिलेक्ट कर दिया है, तो इस वजह से मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन फर्स्ट रो के अंदर मैंने लेबल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, डाटा मेरा अरेंज है कॉलम्स में, रोज में नहीं है इस वक्त। ठीक है, फिर वो मुझे पूछता है कि आउटपुट कहाँ पे देनी है। ठीक है, तो आउटपुट किसी नई वर्कशीट में देनी है, किसी नई पूरी एक अलग फाइल बना के उसके अंदर इसकी आउटपुट डाल देनी है, या रेंज स्पेसिफाई करनी है। तो मैं कहता हूं कि जी मुझे रेंज एक मखसूस जगह पर चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मसलन यहां पर मैं कहता हूं E3 के अंदर आउटपुट दे दे। ठीक है, और बाकी मैं चीज़ों को फिलहाल नहीं छेड़ता, ओके कर लेता हूं, अपने तौर पर आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, समरी स्टेटिस्टिक्स मैंने यहाँ से इनेबल कर ली और ओके कर दिया। अब उसने इस डाटा का मीन कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन,
वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम और सम और काउंट, सारी चीजें उसने मुझे कैलकुलेट करके दे दी। बेसिकली ये सारी चीजें आप फार्मूलाज के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 13 मुख्तलिफ फार्मूले लगाने पड़ने थे। यहां पर आपको सिर्फ चंद क्लिक्स के ऊपर वो सारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अमूमन जब भी आपके पास डाटा आता है तो उसमें पहला स्टेप आपने क्या करके देना होता है, आपने उसके डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करने हैं। ये समरी स्टेटिस्टिक्स हैं, ये बेसिकली इस डाटा को समराइज करते हैं कि ये डाटा किस तरह का है। ठीक है, यानी कि उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली बताता है कि वैल्यूज मीन के नजदीक नजदीक हैं या उससे दूर दूर जा रही हैं। ठीक है, फिर इसी तरह मीडियन और मोड है, आपने पढ़े हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बेसिकली स्टैंडर्ड एरर जैसी ही चीज है, स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर रूट लिया हुआ होता है। वेरिएंस भी यही बताती है कि वैल्यूज दूर जा रही हैं या नहीं जा रही। कर्टोसिस और स्क्यूनेस बताती हैं कि वैल्यूज एक तरफ को बेंड हो रही हैं मीन से या दूसरी तरफ को बेंड हो रही हैं। रेंज नाम से जाहिर है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज हैं। मिनिमम और मैक्सिमम अभी नाम से जाहिर है। सम और काउंट भी नाम से जाहिर है। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स हैं। मजीद इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो गूगल कर सकते हैं। हर टर्म का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए।